आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि एक इंडक्शन मोटर, उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, उस पर कौन सा स्टार्टर यूज़ होता है, उसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट, टोटली हम इन डेप्थ में एक इंडक्शन मोटर को समझने वाले हैं, उसका कंट्रोल, स्टार्टिंग, ब्रेकिंग, सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, हम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे इंडस्ट्री में आप डॉल स्टार्टअप देखेंगे, स्टार डेल्टा स्टार्टअप देखेंगे, रियल स्टेट स्टार्टिंग देखेंगे, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग देखेंगे। तो यहाँ पे मैं इंट्रो पेज में ये सब लिया हूँ जिससे आपको पता चले हम किस ओर जा रहे हैं डिस्कशन। तो हम लोग थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इन डेप्थ देखेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कोर्स के कंटेंट के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे हम, थोड़ा बहुत मतलब किस दिशा में हम जाएंगे अभी। तो सबसे पहले 3 फेज इंडक्शन मोटर, उसके बाद 3 फेज सिंक्रोनस मोटर आगे के सीरीज़ में देखेंगे। सेलियन पोल टाइप 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, जनरेटर पैरेलल ऑपरेशन, 3 फेज एसी सिंक्रोनस मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ये आगे देखेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर आप सिर्फ 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ओरिएंटेड थ्योरी इम्पोर्टेंट देखेंगे। तो हम नॉर्मल इलेक्ट्रिक मोटर को अगर डिवाइड करें तो डीसी मोटर और एसी मोटर में डिवाइड कर सकते हैं, और फर्दर डिवाइड करें डीसी मोटर में पीएम डीसी मोटर, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर। दीज आर द डीसी मोटर्स। अब एसी में अगर देखें तो एसी मोटर्स में अंदर इंडक्शन मोटर हो गया हमारा और सिंक्रोनस मोटर हो गया। तो ये 2 टाइप का मोटर डिवीज़न है। उसके अंदर भी अगर देखें तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर, और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर 3 फेज सप्लाई से चलता है जनरली, और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सिंगल फेज सप्लाई से चलता है। तो फर्दर हम और देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने दे दिया है क्या क्या पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल और प्लस थियोरेटिकल दोनों देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंडक्शन मोटर को क्यों यूज़ करें, जो कि है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। इसका क्या क्या एडवांटेज है। सिंपल एंड रगेड कंस्ट्रक्शन। ये 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर सबसे सिंपल और मजबूत एकदम कंस्ट्रक्शन है, जो कि एक बार लगाने पर 3-4 साल तक उसको देखना भी नहीं पड़ता। इंडस्ट्री में 90% मोटर जो है 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, जितना भी बड़ा हो जितना भी छोटा हो, क्योंकि इसका मेंटेनेंस बहुत लो है और बहुत ही मतलब ख़राब कंडीशन में भी ये आपका बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। मतलब इसका ख़राब होने का चांसेस बहुत ही कम रहता है अगर प्रॉपर इसको क्लीन जगह पे रखा गया है, प्रॉपर इसका लोड दिया गया है तो। उसके बाद एब्सेंस ऑफ कम्यूटेटर। इसमें कोई भी डीसी मोटर की तरह कम्यूटेटर कार्बन ब्रश नहीं है, जिसके वजह से ये मेंटेनेंस बहुत कम हो जाता है। डीसी मोटर में परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है, स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा है, रनिंग टॉर्क अच्छा है, स्पीड रेगुलेशन अच्छा है, लेकिन दिक्कत तो कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर में ही है। कम्यूटेटर स्पार्किंग, कार्बन ब्रश घिस जाना, उसका हाई मेंटेनेंस की वजह से डीसी मोटर एब्सोल्यूट हो रहा है। नहीं तो डीसी मोटर का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। और गुड पावर फैक्टर। तो इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर मोटा मोटी ठीक ठाक ही होता है, बहुत अच्छा होता है ऐसा नहीं बोलूँगा, मोटा मोटी ठीक ठाक होता है। अप्रोप्रिएट एपीएफसी पैनल या कैपेसिटर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट पैनल आपके इंडस्ट्री में या फीडर में रहेगा तो आपका मोटर अच्छी तरीके काम भी करेगा और ट्रांसफार्मर से रिएक्टिव पावर नहीं लेगा, एपीएफसी पैनल से ले लेगा। हाई एफिशिएंसी, ये मतलब 100% के आसपास एफिशिएंट नहीं है। इन्हें इंडस्ट्री प्रैक्टिकली वेरी 40 to 60% एफिशिएंट होता है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे ये कोई भी मतलब इस पर मूवेबल कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिकल का नहीं रहता है, सब फिक्स रहता है। आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है स्टेटर में होता है, और इसका
सेकेंडरी जो रोटर होता है शॉर्ट सर्किटेड स्क्विरल केज होता है, इसकी वजह से ये बहुत ही लेस मेंटेनेंस हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जितना भी एफिशिएंसी मिलता है बहुत है, क्योंकि एक बार मोटर लगा दिया चलता रहेगा, थोड़ा बहुत ऑयल डालो बस। उसके बाद गुड स्पीड रेगुलेशन, इसका स्पीड रेगुलेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर हम VYF कंट्रोल यूज़ करेंगे या कोई भी कंट्रोल यूज़ करेंगे तो जनरली VFD में VYF कंट्रोल यूज़ किया जाता है, तो स्केलर कंट्रोल में। तो उसमें क्या होता है, आपका स्पीड रेगुलेशन बहुत अच्छा है। तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में ये 3 फेज इंडक्शन मोटर आपको देखने को मिलेगा। ये 3 फेज सप्लाई से चलता है और इस पे ऊपर टर्मिनल बॉक्स रहता है और ये शाफ्ट रहता है जो कि मैकेनिकल लोड को ड्राइव करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसके अंदर एक मोटर नेम प्लेट रहता है। इस नेम प्लेट में आपका मोटर का टोटल सभी स्पेसिफिकेशन दिया होता है, मोटर का फ्रेम साइज़, मोटर का मॉडल नंबर, मोटर का सप्लाई वोल्टेज, मोटर का रेटेड फ्रीक्वेंसी, मोटर का कितना पोल है, कौन सा बियरिंग है, डबल जेड है कि कौन सा है, मोटर का फ्लेंच माउंट है कि बेस माउंट है, फ्लेंच माउंट और बेस माउंट, मोटर का कूलिंग क्या है, सब डिटेल्स मोटर के बारे में आपको जो चाहिए। अगर आपका मोटर जल गया है तो दूसरा नया मोटर लगाना है तो ये नेम प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फ्रेम साइज और किलोवाट पावर, एक्टिव पावर, जो यहाँ पे किलोवाट लिखा रहता है वो यहाँ पे आउटपुट लोड, जो यहाँ पे शाफ्ट पावर लिखा रहता है कि 75 किलोवाट का मोटर है तो 75 किलोवाट का मैकेनिकल लोड ड्राइव करेगा। ये इनपुट में कितना किलोवाट लगा, 75 किलोवाट प्लस लॉस। समझ में आ गया? तो इसके अंदर हीटिंग होगा, एडी करंट लॉस, बाकी जितना भी पोल लॉस, कॉपर लॉस होगा उसका करंट या पावर आपका एक्स्ट्रा पकड़ना पड़ेगा। वो आउटपुट पावर दिया रहता है जो रेटेड रहता है। तो एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर सिंगल फेज हो या 3 फेज हो, मेन क्या क्या पार्ट है। अगर आप 3 फेज को समझ जाएंगे तो सिंगल फेज बहुत ईजी है। तो यहाँ पे मेन पहले जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक लिफ्टिंग आई बोल्ट रहता है, जो क्रेन से, बड़ा मोटर है तो क्रेन से या फोकलिफ्ट से आप अगर इसको उठा के दूसरी जगह पे ले जाना चाहते हैं तब ये काम में आता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे बेस टर्मिनल बॉक्स, मतलब बेस रहता है यहाँ पे नीचे जो नट बोल्ट से फिटिंग करने के लिए, और यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स रहता है जिस पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हमें करना होता है। यहाँ पे टोटल वायर 3 फेज का वायर, इसको स्टार कनेक्टेड या डेल्टा कनेक्ट करके मोटर को चला सकते हैं या स्टार डेल्टा दोनों को कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एंड कैप और ये कूलिंग फैन, और सॉरी एंड कैप ये वाला है, ये एंड कवर्ड कूलिंग फैन, एंड कैप। उसके बाद अंदर आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर के अंदर, इसका 6 वायर 3 फेज वाइंडिंग रहता है। इसका 6 वायर यहाँ से आउटपुट में निकलता है जिसको स्टार या डेल्टा में कनेक्ट करके मोटर को हम चलाते हैं। अगर बड़ा मोटर का पावर रेटिंग सेम है, अगर हेवी लोड चलाना है तो डेल्टा कनेक्टेड, और अगर कम लोड चलाना है तो स्टार कनेक्टेड। और एक तरीके से भी बोल सकते हैं कि हमारा कॉयल का वोल्टेज अगर 415 है, अगर हमारा सप्लाई भी 415 है तो डेल्टा कनेक्ट करेंगे। अगर हमारा कॉयल का वोल्टेज 230 है या 415 है, हमें ज़्यादा वोल्टेज में चलाना है तो उसको स्टार कनेक्ट करके चला सकते हैं। तो स्टार डेल्टा करने से वोल्टेज √3 टाइम कम ज़्यादा हो जाता है। तो सब बेसिक मैं किसी और वीडियो में क्लियर कर दूँगा, अभी थोड़ा ओवरव्यू मिलते हैं। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए इसके बारे में कि 415 वोल्ट से 230 वोल्ट का स्टार कनेक्टेड मोटर, डेल्टा कनेक्टेड मोटर को कैसे स्टार कनेक्ट करके 415 से चलाए, उसका मैं अलग से कनेक्शन वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पे स्टेटर में आपका 3 फेज मेन वाइंडिंग रहता है। रोटर में कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं रहता है। यहाँ पे एक स्क्विरल केज रहता है, शॉर्ट सर्किटेड बार यहाँ से दूर से रहता है। इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जब कट करता है तो इसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस होकर करंट फ्लो होकर एक अपोजिट फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, जो कि मेन फ्लक्स को कैंसिल आउट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये रोटर स्टेटर को फॉलो करता रहता है विथ ए रोटर स्पीड। और सिंक्रोनस स्पीड, जो मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड है उसको सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, वो ns होता है। ns माइनस nr इजिकल टू स्लिप होता है। स्लिप मतलब कितना डिले स्पीड से चल रहा है, कितना पीछे चल रहा है।
और उसके बाद मेन शाफ्ट, जो शाफ्ट से पावर आपका और एंड वेल तो पार्ट हो गया। अभी इसका फ्रेम जो होता है, इट इज़ द आउटर बॉडी ऑफ द मोटर मेड अप ऑफ सिलिकॉन एल्यूमिनियम एलॉय। तो ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का एलॉय से कास्ट टाइप का बनता है। ये सिलिकॉन मिक्स करने का यहाँ पे रीज़न है और एल्यूमिनियम मिक्स करने का रीज़न है कि सिलिकॉन जो है आपका रेजिस्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से इसके अंदर करंट, एडी करंट के वजह से जो होने वाला हीट है वो कम हो जाता है, क्योंकि वोल्टेज एडी करंट का ईएमएफ जनरेटेड ईएमएफ सेम है, लेकिन यहाँ पे आपका आईआर, इसका जो कोर का रेजिस्टेंस है वो घट जा रहा है, बढ़ जा रहा है, इसलिए आपका करंट, एडी करंट कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से गर्मी कम हो जा रहा है इसका। और साथ ही साथ एल्यूमिनियम यूज़ करने से इस पर करोजन कम पड़ता है, तो बहुत दिन चलता है। तो यहाँ पे ये फिन्स देखेंगे, डीसी मोटर में इस तरीके से फिन्स नहीं रहता है, लेकिन एसी मोटर में फिन्स रहता है। इसका कारण है, डीसी मोटर का स्टेटर पार्ट में जो फ्लक्स रहता है वो कांस्टेंट स्टेडी फ्लक्स रहता है, जिसकी वजह से ये स्टेटर बॉडी में या योक में किसी भी तरह का यहाँ पे एडी करंट प्रोड्यूस नहीं होता है। तो एसी मोटर में यहाँ पे अल्टरनेटिव फ्लक्स रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका योक और बॉडी में यहाँ पे आपका एडी करंट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फिन्स दिया गया है इसको ठंडा करने के लिए, जिससे कि हवा बहता रहे या उसका बॉडी ठंडा हो। और इसके अंदर कोर, योक कोर आपका फील्ड कोर रहता है। मेन फ्लक्स जो है ये आउटर फ्रेम ये कैरी नहीं करता है। इसके अंदर एक मैग्नेटिक पाथ के लिए कोर रहता है फील्ड आर्मेचर वाइंडिंग का, वो कोर मेन फील्ड फ्लक्स को कैरी करता है। लेकिन डीसी मोटर में ये फ्रेम ही आपका कोर की तरह काम करता है, जिसके थ्रू फ्लक्स पास करता है। यहाँ पे प्रोवाइड्स हाउसिंग फॉर स्टेटर, प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट, ऑल्सो द लीडिंग पाथ ऑफ द वर्टिस। सिंपल बात है, मोटर के अंदर का पूरा प्रोटेक्शन देता है। और उसके अंदर है स्टेटर कोर इट्स कैरी अल्टरनेटिंग करंट। ये स्टेटर कोर है, इसके अंदर आपका वाइंडिंग रहता है, मेन आर्मेचर वाइंडिंग, जिस पे हम 415 वोल्ट 3 फेज सप्लाई देते हैं। मेड अप ऑफ लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील, ये सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है, क्योंकि स्टील जो है मैग्नेटिक परमेबिलिटी हाई है और सिलिकॉन ऐड करने पे उसका रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका एडी करंट में हीटिंग कम हो जाता है। थिकनेस ऑफ द ईच लैमिनेशन इज 0.35 mm to 0.65 mm इंसुलेटेड बाय वार्निश। यहाँ पे पतला सीट का लैमिनेशन का सिलिकॉन स्टील का सीट को एक साथ वार्निश के थ्रू जोड़ा जाता है, जिससे कि एडी करंट के लिए करंट का पाथ लंबा बन जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे सिंपल एक सीट है, मोटा होता तो क्या होता, करंट डायरेक्ट लेने से एडी करंट बनता। तो इसको अगर पतला कर दे तो करंट को बहुत घूम के आना पड़ रहा है, तो इसके लिए इसका रास्ता लंबा हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो करंट कम हो जाएगा। तो इस तरीके से पतला यूज़ करने से एडी करंट कम होता है। स्लॉट आर पंच इनटू द इनर पेरीफेरी, अंदर के साइड आपका यहाँ पे स्लॉट किया जाता है, जहाँ पे आपका वाइंडिंग प्लेस किया जाता है। और वेंटिलेटिंग डार्क कर प्रोवाइडेड, यहाँ पे हवा पास करने के लिए यहाँ पे साइड में जगह रहता है। स्टेटर वाइंडिंग दस कैन बी कन्वर्टेड इन ए स्टार और डेल्टा डिपेंडिंग ऑन द स्टार्टिंग मेथड। इसके अंदर जो है स्टेटर वाइंडिंग रहता है, जो कि यहाँ से टर्मिनल बॉक्स से स्टार या डेल्टा किया जा सकता है। यहाँ पे आपका 6 पॉइंट रहता है, सिंपली U1 U2 V1 V2 W1 W2। तो अगर इस तरीके से शॉर्ट करके यहाँ पे सप्लाई देंगे RYB, तो ये आपका स्टार कनेक्टेड हो गया। और अगर इस तरीके से कनेक्ट करके RYB देंगे, ये डेल्टा कनेक्टेड हो गया। इसको अगर अच्छे से आप एनालाइज करेंगे तो कनेक्शन आपका वो उस तरीके से फॉर्म होगा। थोड़ा सा आप एनालाइज कीजिए, मिल जाएगा। दिस आर द मोस्ट शॉर्ट पिच्ड, ये सब जो वाइंडिंग होता है बहुत शॉर्ट पिच वाइंडिंग किया जाता है। रोटर के अंदर भी कोर है, ये जो दिख रहा है आपको
ये कोड दिख रहा है, कोड के अंदर आपका ये एंड रिंग जो यहाँ पे जो है दोनों तरफ से शॉर्ट किया जा रहा है कॉपर बार को, कॉपर या एल्युमिनियम बार को। स्लॉट तो मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील, ये भी सिलिकॉन स्टील से बनता है क्योंकि एडी करंट कम होता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी हाई होता है। स्लॉट आर प्रेजेंट इन द आउटर पेरीफेरी, यहाँ पे स्लॉट बाहर की तरफ रहता है जहाँ पे ये कॉपर या एल्युमिनियम का मोटा रॉड रहता है तो दोनों तरफ से शॉर्ट किया जाता है। तो ये एक तरीके से शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर या एक स्क्विरल का केज बन जाता है। वेंटिलेटिंग डक्ट आर प्रोवाइडेड, बड़ा बड़ा मोटर में रेलवे का ट्रैक्शन मोटर होता है 3 फेज, उसके अंदर यह होल रहता है हवा पास करने के लिए। इट हैज़ स्मॉलर नंबर ऑफ स्लॉट्स, यहाँ पे कम नंबर ऑफ स्लॉट रहता है, मतलब छोटा छोटा। स्लॉट आर नॉन इंटीग्रल मल्टीपल एज द स्टेटर, जो स्टेटर रहता है उसके अंदर जो स्लॉट रहता है इंटीग्रल मल्टीपल रहता है, यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल यही रहता है लॉकिंग को, मैग्नेटिक लॉकिंग को कैंसिल आउट करने के लिए, नहीं तो स्टार्टिंग में मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा, वो क्रॉलिंग या कॉगिंग में फंस जाएगा। तो स्क्विरल केज का रोटर आप देख सकते हैं इस तरीके से है, दोनों तरफ से शॉर्ट किया है एंडिंग से और बीच में कंडक्टर बार। तो यहाँ पे स्क्यू या कॉपर या एल्युमिनियम या ब्रास यूज़ कर सकते हैं ये बार के लिए। और रोटर बार स्क्यू अवॉइडेड मैग्नेटिक लॉकिंग एंड हमिंग, क्योंकि मैग्नेटिक अगर सीधा सीधा रहेगा तो को स्टेटर के साथ कभी परमेबिलिटी हाई कभी परमेबिलिटी लो, तो उसको ओवरकम करने के लिए स्क्यू करने पर वो मैग्नेटिक लॉकिंग भी अवॉइड हो जाता है और आपका मैग्नेटिक फ्लक्चुएशन भी जीरो हो जाता है। The bar are short circuited by the end rings, so external resistance can not connect it। एखाने यहाँ पे जो है ये एंड रिंग शॉर्ट सर्किटेड है, तो यहाँ पे एक्सटर्नली रोटर के बाहर से रेजिस्टेंस इसमें ऐड करके स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज या स्पीड रेगुलेशन नहीं कर सकते। वुंड रोटर टाइप अगर होता है तो उसके अंदर फिर आर्मेचर में इसका रोटर में इस तरीके से वाइंडिंग रहता है, तो इसके अंदर आप स्लिप रिंग के थ्रू बाहर रेजिस्टेंस लगा के उसके बाद स्पीड कंट्रोल और बहुत कुछ कर सकते हैं। शाफ्ट एंड बियरिंग मैकेनिकल पार्ट हो गया। तो प्रोड्यूसिंग ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, हमको सभी को पता है 3 फेज ऐसी आर वाई बी इस तरीके से है। तो अगर आप हर एक इंस्टेंट को पकड़े जहाँ पे आर वाई बी को इस तरीके से 120 डिग्री डिस्प्लेस है, तो हर एक इंस्टेंट में थोड़ा थोड़ा करके आगे जाते रहे तो आपको देखेगा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है रोटेट कर रहा है। कैसे रोटेट कर रहा है, तो तीनों का इक्वेशन जो फ्लक्स आर फेज का फ्लक्स है φm sin ओमेगा टी से रोटेट कर रहा है, वाई फेज का φm sin ओमेगा टी माइनस 120, इस तरीके से तीनों फ्लक्स रोटेट कर रहा है। तो एक एक एंगल बढ़ाते जाएं तो आपको दिखेगा ये रेड वाला रिजल्टेंट फ्लक्स है, तो पहले इस तरफ है, उसके बाद थोड़ा साइड में गया, उसके बाद हम 45 डिग्री थोड़ा थोड़ा करके एंगल आगे बढ़ा रहे हैं हमारा मेन वेव का। देखिए मेन रिजल्टेंट फ्लक्स क्लॉकवाइज घूमता जा रहा है, तो हमें इससे पता चल जा रहा है कि मेन जो फ्लक्स है वो इस तरीके से घूम रहा है इस डायरेक्शन में। यहाँ पे इस तरीके से ये फ्लक्स जो है घूम रहा है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स घूम रहा है तो उसको रोटर पकड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रोटर को कट करके वहाँ पे इंड्यूस हो जा रहा है वोल्टेज। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वो रोटर आपका स्टेटर फ्लक्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ओमेगा टी जो है एंगल है, ये रेक्टिकल एंगल। तो रोटर को हम एन और एन आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ये स्लिप है, दोनों स्पीड के बीच में डिफरेंस, स्लिप स्पीड। तो वर्किंग प्रिंसिपल पे यहाँ पे सिंपली जो है आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो प्राइमरी में सप्लाई देने पर एक रोटेटिंग फ्लक्स वेरी हो रहा है 3 फेज पे, उसका वजह से सेकेंडरी में स्क्विरल केज में वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, वो शॉर्ट सर्किटेड है, उसमें करंट फ्लो आ रहा है E2।
तो उसके वजह से उसका जो फ्लक्स है इसका अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए एक दोनों को कैंसिल करने के लिए पीछे दौड़ रहा है। इस तरीके से दोनों चेजिंग कर रहा है, लेकिन कभी भी रोटर स्टेटर के बराबर स्पीड में पहुंच नहीं पाएगा। उससे पीछे रहेगा या आगे रहेगा। पीछे रहेगा तो मोटरिंग मोड में काम करेगा, आगे चला जाएगा तो जनरेशन मोड में काम करेगा। तो सिंपली अगर आपको मोटर को उल्टा घुमाना है तो फेज सीक्वेंस RYB है, तो उसको थोड़ा चेंज कर दीजिए, RBY कर दीजिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो आपका मोटर उल्टा घूमना शुरू करेगा। रोटर आपका स्टेटर का मैग्नेटिक फ्लक्स को पीछा करेगा। उसके बाद यहाँ पे टॉर्क स्प्लिट आपका कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप सेकेंडरी का रेजिस्टेंस मतलब रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ाते जाए तो आपका क्या होगा, टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज होगा। इसलिए यहाँ पे स्लिप रिंग मोटर यूज़ किया जाता है। स्लिप रिंग की मदद से स्टार्टिंग में एडिशनल रेजिस्टेंस आपका रोटर में लगाया जाता है, उससे रोटर का पावर फैक्टर इंप्रूव होता है। उससे वजह से स्टेटर और रोटर का फ्लक्स इन्फ्लुएंस इन फेज होता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होता है। उसके बाद करंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। अब परसेंटेज सिंक्रोनस स्पीड मतलब जितना आपका सिंक्रोनस स्पीड बढ़ता जा रहा है, स्टार्टिंग में एक हाई करंट लेता है फुल लोड के टाइम, उसके बाद सिंक्रोनस स्पीड के आसपास जब पहुंच जाएगा मोटर, वो करंट लेना कम हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट रोटर के वजह से स्टेटर में इंड्यूस होने वाला EMF और गिवन सप्लाई ऑलमोस्ट सेम वोल्टेज लेवल, सो देयर इज़ नो वोल्टेज डिफरेंस, सो देयर इज़ नो करंट, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट। पावर फ्लो डायग्राम। इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट टू स्टेटर 3 लाइन cos थीटा 100% पावर इनपुट। उसके बाद उससे स्टेटर कॉपर लॉस बाद चला जाता है 3.5%, स्टेटर आयरन लॉस 2.5%। उसके बाद जो बचता है पावर ट्रांसफर टू एक्रोस टू द एयर गैप टू रोटर में पहुंचता है। उसके बाद उससे भी रोटर का कॉपर लॉस, उसके बाद मैकेनिकल पावर डेवलप टू द रोटर, उसके बाद फ्रिक्शन लॉस, उसके बाद मैकेनिकल पावर आउटपुट एट द शाफ्ट 88.5%। तो मोटर में जो लिखा रहता है 75 किलोवाट या कुछ किलोवाट, वो ये आउटपुट मैकेनिकल पावर है। उसके पहले जो इतना सारा लॉस है इसका मोटर में लिखा नहीं रहता है, तो इसलिए अगर आप सपोज 75 किलोवाट लिखा है, इसका मतलब मोटर अगर फुल लोड में चलेगा, सब लोड को पकड़ेंगे ना, तो आपका प्राय 80 किलोवाट के आसपास वहाँ पे लोड हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वो जो मोटर पर रेटेड रहता है आउटपुट मैकेनिकल पावर रेटेड रहता है। सिंपली परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी इन मैकेनिकल पावर आउटपुट बाई इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट, तो इससे आपका एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो मोटर के नेम प्लेट में एफिशिएंसी दिया रहता है, तो उससे भी आप इलेक्ट्रिकल पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं कितना लेगा। तो सिंपली इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू मैकेनिकल पावर आउटपुट इनटू एफिशिएंसी, हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देने से आपका सिंपली आ जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं, इधर को इधर लगाएंगे, इधर से आप कर सकते हैं। आपको मोटर का एफिशिएंसी और मैकेनिकल पावर जो है वो लिखा रहेगा, तो वहाँ से इलेक्ट्रिकल पावर आप निकाल सकते हैं। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट है। तो मोटर का जो इंडक्शन मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर को हम कुछ इस तरीके से ट्रांसफार्मर की तरह दिखा सकते हैं। तो इनपुट में जो स्टेटर वाइंडिंग है उसका एक रेजिस्टेंस रहेगा और उसका इंडक्टेंस भी रहेगा, और उसका लॉसेस जो है उसको दोनों पार्ट में दिखा सकते हैं, एक मैग्नेटाइजिंग करंट और एक लॉस करंट जो आपका, और यहाँ पे EMF जो इंड्यूस हो रहा है जो ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल है वही वाला। और यहाँ पे मेन चीज़ में आता है स्टार्टिंग ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, ये डॉल स्टार्टर से चला सकते हैं। डॉल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, प्राइमरी रेजिस्टेंस स्टार्टर और ट्रांसफार्मर स्टार्टर। डॉल स्टार्टर में क्या होता है, इंडक्शन मोटर इज कनेक्टेड टू डायरेक्टली अक्रॉस द 3 फेज सप्लाई। 3 फेज सप्लाई के अक्रॉस में डायरेक्टली इंडक्शन मोटर कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं RYB डायरेक्ट मोटर में जा रहा है।
छोटा मोटर के लिए अंडर 5 HP। द डॉल स्टार्टर consist of two switches namely start and stop। यहाँ पे डॉल स्टार्टर में नेमली 2 स्विच रहता है, स्टार्ट स्टॉप। इट ऑल्सो हैज़ अ सर्किट ब्रेकर और MCC भी। इसमें एक सर्किट ब्रेकर और MCC भी रहता है। ओवरलोड रिले एंड कॉन्टैक्टर फॉर प्रोटेक्टिंग द मोटर। यहाँ पे जो है एक कॉन्टैक्टर रहता है, एक फ्यूज़ और MCC भी और MCB और एक ओवरलोड रिले, और यहाँ पे स्टार्ट स्विच स्टॉप स्विच। तो कैसे काम करता है, तो 3 फेज सप्लाई यहाँ तक आ गया, RY भी यहाँ तक आ गया। उसके बाद जब हम स्टार्ट बटन दबाते हैं, स्टार्ट बटन दबाने पर एक बार ये क्लोज़ हुआ। एक बार क्लोज़ होने के बाद यहाँ पे ये कॉइल, ये जो पहले तो इसको R फेज मिला हुआ था, Y फेज यहाँ से आके इस NC से होकर के, इस NC से होकर के ENO से आपका कॉइल में पहुँचे। तो कॉइल होल्ड हो गया, ऑन हो गया। तो ऑन हो गया तो ये डंडा इधर चला गया। डंडा इधर जाने से अभी सप्लाई इधर से ये शॉर्ट होके इधर से कॉइल को मिलता रहेगा, स्विच छोड़ भी देंगे। और अगर इधर दबा दिया तो ब्रेक हो जाएगा, कनेक्शन अनहोल्ड हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और इधर अगर ओवरलोड ज़्यादा हो गया तो यहाँ से ये NC काट देगा, तो अभी कंट्रोल एक बार ऑफ हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, बैक यहाँ से इस पोजीशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये डॉल स्टार्टर काम करता है सिंपली। एडवांटेज क्या है, इनएक्सपेंसिव, गिव ऑलमोस्ट कंप्लीट स्टार्टिंग टॉर्क एट द बिगिनिंग। इसका बहुत अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क है, डायरेक्ट पावर एकदम खींच रहा है। लेकिन डिजाइनिंग एंड ऑपरेटिंग कंट्रोलिंग दिस स्टार्टर इज इजी। डिसएडवांटेज, स्टार्टिंग करंट इज वेरी हाई। दिस स्टार्टर कॉज एन इम्प्रूवमेंट। तो उसके बाद प्राइमरी रजिस्टर और रिएक्टर स्टार्टर भी होता है, जिसके स्टार्टिंग में प्राइमरी में स्टार्टिंग के टाइम रेजिस्टेंस या रिएक्टर को सीरीज में लेते हुए चालू करते हैं, जिसकी वजह से करंट लिमिट में रहता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर वोल्टेज रेजिस्टेंस और ये आपका रिएक्टर के अक्रॉस में ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से मोटर धीरे धीरे स्टार्ट होता है। धीरे धीरे हम लोग रजिस्टर और रिएक्टर को कट ऑफ कर देते हैं। रजिस्टर और रिएक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द स्टेटर वाइंडिंग। voltage drop in them causes reduced voltage across the stator. As the motor pick up speed, resistor or reactor are cut out to step। तो इसमें स्मूथ एक्सेलरेशन होता है। एडवांटेज में हाई पावर फैक्टर ड्यूरिंग स्टार्टिंग, लेस एक्सपेंसिव देन ऑटो ट्रांसफार्मर, क्लोज ट्रांसलेशन स्टार्टिंग, अप टू 7 एक्सेलरेटिंग पॉइंट अवेलेबल। और यहाँ पे डिसएडवांटेज, रजिस्टर गिवन ऑफ हीट, लो टॉर्क एफिशिएंसी, स्टार्टिंग ड्यूरेशन यूजुअली एक्सक्लूडेड, बहुत लंबा होता है। स्टार्टिंग वोल्टेज इज डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट। उसके बाद स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर, उसमें क्या होता है, मोटर स्टार्टिंग में नीचे हैंडल, मैनुअल में नीचे हैंडल करने पर स्टार कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है और ऊपर करने से डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में। इसका भी एडवांटेज डिसएडवांटेज आप देख सकते हैं। लेस वोल्टेज ऑब्टेन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, हायर टॉर्क पर आर्मेचर करंट, स्टार्टिंग वोल्टेज कैन बी एडजस्टेड, सूटेबल फॉर लॉन्गर स्टार्टिंग पीरियड्स, मोटर current is larger than supply current, low power factor, higher cost in causes low power output rating। स्टार डेल्टा स्टार्टर इस तरीके से भी किया जा सकता है। उसके बाद स्लीपिंग इंडक्शन मोटर में रोटर में रेजिस्टेंस लगा के उसको यूज़ किया जाता है। ये स्टेटस सर्किट, ये रोटर सर्किट। तो स्पीड कंट्रोल करने का काफ़ी सारा मेथड है।
वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल सप्लाई, पोल चेंजिंग, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, मल्टी और यहाँ पे पोल चेंजिंग में मल्टी स्टेटर वाइंडिंग, कॉन्सिक्वेंस पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, NS इजिकल टू 120/P, तो वहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी वेरी करके उसका स्पीड वेरी कर सकते हैं। तो वेरिएशन ऑफ सप्लाई करने से भी होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वोल्टेज चेंज करने पे बहुत स्मॉल आपका स्पीड वेरिएशन होगा, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है। पोल चेंजिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट है, रोटर रेजिस्टेंस भी थोड़ा लॉसी है, स्पीड कंट्रोल बाई VFD पॉपुलर है। और ब्रेकिंग में यहाँ पे प्लगिंग, डायनामिक ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग रहता है। प्लगिंग मतलब मोटर का डायरेक्शन उल्टा दिख कर दो तो क्या होगा, मोटर जिस तरफ घूम रहा था उल्टा तरफ घूमने की कोशिश करेगा, तो मोटर चीज़ को रोकने की कोशिश करेगा, फटाक से रुक जाएगा। तो यहाँ पे फेज सीक्वेंस चेंज कर दो तो मोटर उल्टा साइड में घूमने की कोशिश करेगा तो फटाक से रुक जाएगा। उसके बाद डायनामिक ब्रेकिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सप्लाई को कट करके ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप डाउन करके DC रेक्टिफायर में DC बना के कॉयल में देते हैं। तो कॉयल हमारा परमानेंट मैग्नेट फील्ड वाइंडिंग, मतलब जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट फिक्स फ्लक्स की तरह काम करेगा, तो वो उसका रोटर को रोकने की कोशिश करेगा। और रीजनरेटिव ब्रेकिंग में यहाँ पे मोटर जब फ्रीली रन करता है, मतलब ओवर द सिंक्रोनस स्पीड या ज़्यादा स्पीड में घूमता रहता है, तो उसमें वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, जो सोर्स से रिएक्टिव पावर लेके एक्टिव पावर डिलीवर करता है, उसको हम वापस ग्रिड में एक्टिव रेक्टिफायर और एक्टिव इन्वर्टर के थ्रू भेज सकते हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इलेक्ट्रिकल विंग को इस तरह का और भी डेप्थ वीडियो देखने के लिए आगे मैं और इंटरेस्टिंग तरीके से कोर कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। अभी तो बस शुरुआत है। हरे कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।